बहुत पहले हरिनगर की घाटी के कगार पर बसा छोटा सा गांव शांति का घर था। गांव का नाम अम्रपाली था। वहां का हर इंसान खेतों, पशुओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। गांव का सबसे बुजुर्ग धीरेन्द्र धैर्य और संयम का प्रतीक अपने 3 पुत्रों के साथ रहा करता था। वीरेंद्र, बलवंत और जयवीर तीनों अलग स्वभाव के थे, पर समान रूप से प्रशंसनीय। वीरेंद्र में नेतृत्व और दृढ़ता थी, बलवंत में परख और धैर्य और जयवीर में चपलता और सज्जनता। छोटे से घर में पिता ने कड़ी परवरिश की, शारीरिक शिक्षा, निष्ठा और निडरता की शिक्षा। उनके शब्दों में 3 सीख बार बार दोहराई जाती थी: ईमानदारी, घमंड से बचना, आलस्य का त्याग। धीरेन्द्र ने एक दिन जब सांझ का उजास हल्का सा पीला होकर गांव को ढक रहा था, तीनों बेटे बुलाए। उसके चेहरे पर उदासी और प्रेम दोनों थे। बेटों, उसने कहा, तुम्हें दौलत नहीं दे सकता, पर तुम्हें वो चीजें दी हैं जिनसे तुम अपना भाग्य बना सको। अब तुम दुनिया जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। याद रखना, ईमानदारी हो, डींग न मारो और आलसी न बनो। वे दिन आया जब तीनों ने पिताजी का आशीर्वाद लिया, थैले भर लिए और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। हरी कथा की तरह उनकी यात्राएं नए इलाके, नए लोग और नए हादसे लेकर आईं। और हर हादसे ने तीनों के भीतर की अच्छाई और कमजोरी दोनों को आजमाया। पहली ठहरी रात एक सुनसान मैदान पर वीरेंद्र ने पहरा दिया। वह अकेले आगे बढ़ा और अचानक शेर से सामना हुआ। उस लड़े में उसे छाती पर चोटें भी आईं, पर उसकी निडरता ने शेर को परास्त किया। शेर की खाल काटकर उसने अपने भाइयों के लिए प्रमाण रखा। उसी बहादुरी की गूंज बाद में लोगों के बीच रही। यह घटना केवल वीरेंद्र की शारीरिक बहादुरी का प्रमाण नहीं थी। ये उस दिन की नींव बनी जब भाइयों ने सीखा कि हर खतरा अकेले भी सामना करना पड़ता है, पर जीत के बाद भी संयम बनाए रखना जरूरी है। दूसरी ठहरी रात पीपल के पेड़ के पास बलवंत ने नागराज को हराया। नागराज उस पेड़ की अंडरग्राउंड गुफा से निकला और जब बलवंत ने उसका सामना किया तो उसकी रणनीति और धैर्य ने अजगर को परास्त कर दिया। उसने अपने त्याग का प्रमाण भी लिया, मौत के कगार पर भी विनम्रता न खोई। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि साहस मात्र बल नहीं, सूझबूझ और संयम भी मांगता है। तीसरी रात जब जयवीर पहरा दे रहा था, उसकी आंखों ने दूर झोपड़ी की टिमटिमाती रोशनी देखी। वह निश्चय में चला गया और पाया कि वहां चोरों का अड्डा है। जयवीर ने छल किया, गिरोह में घुसा और महारत से चोरों को मात दी, पर उसने महल में सोई हुई 3 राजकुमारियों के गहने चुरा लिए। वह यह सोचकर घर लौटा कि ये गहने उसे तथा उसके भाइयों के भाग्य को बदल देंगे, पर साथ ही यह चोर सा कृत्य उस पर भविष्य में नई घटनाओं की आग लगा गया। जयवीर ने खुद को न्याय संगत ठहराने के बहाने गहने ले ली, पर किसी ने सोचा भी न था कि यही छोटे से कदम बाद में कितने जटिल नतीजे देंगे। ये तीनों घटनाएं भले ही एक दूसरे से अलग थलग लगती हों, पर कहानी की धुरी बन गई। जब वे बड़े शहर पहुंचे और राजा अमरजीत के दरबार में बुलाए गए, तब उनका सच सामने आ गया। तीनों भाइयों की दलीलें और प्रमाण सुनकर राजा ने उन्हें सम्मान और इनाम दिया और रिवाज के अनुसार अपने तीनों बेटियों की शादी उन्हीं से कर दी। शाही विवाह समारोह की महिमा, 40 दिनों तक चलता हुआ जश्न, सब कुछ चहुओर सम्मान और खुशियों से भरा रहा। पर इंसान का मन कमजोर होता है और जहां प्यार हो वहां शक भी अंकुरित हो जाता है। जयवीर की साधारणता और उसकी खामोशी राजा के मंत्री के नेत्रों में खटक गई। उसे लगा कि छोटा दामाद कहीं बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। मंत्री ने धीरे धीरे राजा के मन में संदेह की बीज बो दी। ये संदेह ही कहानी में नया मोड़ लेकर आया और वहां से आगमन हुआ अंधेरे का, जिसकी चिंगारी मंत्री की चालों से भड़कनी थी। मंत्री ने छोटी छोटी बूंदों की तरह शक फैलाया। छोटी छोटी बातें जोड़कर एक बड़ा आरोप तैयार कर दिया गया। कहा गया कि जयवीर राज को मारकर सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा का मन घबराया। स्नेह और शक के बीच झूलता हुआ उसने बिना गहन जांच के जयवीर को काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। पहचानो, यही वह पल था जब परिवार पर संकट ने अपनी पकड़ गहरी की। जयवीर को जेल में डाल दिया गया। एक कड़वी सच्चाई जो राजा के दरबार को सन्न कर गई। राजा का मन जो कभी खुशियों से भरा था,
अब संदेह की धुंध में डूब गया था। मंत्री की चालें और उसके षड्यंत्र उस समय सूक्ष्म परंतु प्रभावी सिद्ध हुए। पर इतिहास में अक्सर मिलता है कि सच्चाई वीर रहती है और झूठ का किला पल पल ढहता रहता है। पर उसे समय और सही लोग चाहिए होते हैं जो सच्चाई को उजागर करें। महल के भीतर घनघोर शांति बन गई, पर इस शांति के भीतर उठती लहरें बहुत तेज थीं। राजकुमारियां सूनी और बुरी तरह घबराई हुई थीं। मीरा, सुमन और तारा तीनों ने मिलकर अपने अपने पति की बेगुनाही साबित करने की ठान ली। वे महल के पुराने नौकरों, बागानों और शहर के वकीलों से मिली। धीरे धीरे एक पतली सी रेखा बनती गई जो मंत्री की चालों से जुड़ती गई। बाग बगीचे के पुराने रक्षक ने बताया कि राजा की नहर किनारे कुछ अजीब खेल हुए थे। जहरीले सांप का दिखना किसी प्राकृतिक घटना से बढ़कर था और उसकी कहानी में एक नया सुर तब आया जब एक पुराने सिपाही ने कहा कि मंत्री ही अक्सर राजा के आसपास संदिग्ध काम करता पाया गया है। वह अक्सर राजा से अलग समय बिताता और कुछ चौंकाने वाले आदेश राजकाज में डाल देता। इन छोटे छोटे सबूतों को जोड़ते जोड़ते तीनों रानियों ने एक योजना बनाई। वे मंत्री के कार्यालय के पास छुपकर बैठी, गुप्त रूप से लोगों से पूछताछ की और एक दिन ऐसा भी हुआ जब मंत्री की एक बंदे से पैसे लेते हुए कुछ दस्तावेज छूट गए। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे संकेत मिले जो मंत्री के षड्यंत्र को रेखांकित करते थे। यह सबूत सीधे राजा के समक्ष रखा गया और राजा को झटका लगा। पर झटका अकेला नहीं था, साथ में भीतरी पश्चाताप और शर्म थी कि उसने बिना ठीक जांच के अपने दामाद को बांध दिया था। उसी समय कालकोठरी में जयवीर ने अपने भीतर की शांति न खोई। उसके आंसू और उसका धैर्य दोनों ही गढ़े हुए थे। वह जानता था कि सच एक ना एक दिन बाहर आएगा, पर उसकी पत्नियां भी अब थक गई थीं। वे राजा के दरबार के बाहर रातों को जागकर योजना बनाती, सबूत इकट्ठा करती और जनता के भरोसे कुछ को लुभाती थीं। जनता का समर्थन धीरे धीरे उनका साथ देने लगा। कहानी के चरित्रों की अच्छाई ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। जब जनता का दबाव बढ़ा और प्रमाण राजा के सामने रखे गए, तो राजा ने मंत्री की कारगुजारियों की तफ्तीश की आदेश दिया। मंत्री को पकड़ना आसान नहीं था। उसने अपने नक्शे पहले से बुने हुए थे, पर उसका एक साथी छल करने में चूक गया और सबूतों का एक छोटा हिस्सा बाहर आ गया। उसका सामना तब हुआ जब राजा ने खुलकर गवाही सुनी और प्रश्न जवाब किए। मंत्री की चालें एक एक करके दिखने लगीं। उसने नकली सूचनाएं फैलाईं, झूठे गवाह तैयार किए और राजा के आसपास के नजदीकी लोगों को आर्थिक तौर पर जोड़ लिया। पर सच्चाई में दम होता है और जब प्रमाण समक्ष रखे गए तो राजा ने मंत्री पर कठोर कार्यवाही कराई और जयवीर को रिहा कर लिया गया। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। जेल से निकलने के बाद जयवीर का मन बदल चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि शक्ति, सम्मान और पद केवल बाह्य वस्तुएं हैं। असली विजयी वही है जो अपने इरादों पर अटल रहे। उसने राजा का आभार स्वीकार किया, पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो तख्त लालच के लिए किसी की हत्या कर सके। राजा का पश्चाताप गहरा था। उसने सार्वजनिक रूप से जयवीर से मांग की कि वह लोगों के सामने जाए और अपना पक्ष रखे। जयवीर ने विनम्रता के साथ अपनी बात रखी और न्याय का गुणगान किया। राजा ने मंत्री को शापित किया और उसे राज्य से अलग कर दिया गया। जयावीर की रिहाई के बाद महल में जो माहौल बन गया वह पहले से बेहतर था, पर कटु अनुभव ने सभी के मन पर गहरा असर छोड़ा था। राजा ने सार्वजनिक रूप से शुद्ध नैतिकता और न्याय का पाठ पढ़ाया। मंत्री का पाप दिन प्रतिदिन उजागर हुआ और उसे देश से निर्वासित कर दिया गया। पर केवल दंड ही पर्याप्त नहीं था। राजा ने यह भी समझा कि ऐसा कुछ भी दोबारा न हो। इसके लिए शासन में पारदर्शिता और सुनियोजित जांच व्यवस्था होना आवश्यक था। उसने मंत्री के स्थान पर नई नीतियां लागू की। न्यायिक समिति, जनता की सुनवाई के दिन और साक्ष्य आधारित निर्णय, यही घटना राज्य के संस्थागत सुधार की नींव बनी। तीनों भाइयों का जीवन अब नए अर्थों से भर गया था। वीरेंद्र, जो अब सामरिक पराक्रम का प्रतिनिधि था, शासन का सैन्य हिस्सा संभालने लगा। उसने राज्य की सीमा सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण में सुधार किए और छोटी छोटी बालकनी की तरह गांवों में स्थानीय सुरक्षा दल बनाए। बलवंत ने प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली
उसने शासन के कृषक नीति, सिंचाई योजनाएं और बाग बागीचे का सुगठित विकास किया। जयवीर, जिसकी सरलता और जन प्रेम ने सबका दिल जीत लिया, ने किन्हीं भी शक्ति चर्चाओं से दूरी रखते हुए गरीबों, किसानों और ननिधारकों की सहायता में अपना जीवन लगा दिया। वह न्यायपालिका का एक मित्र और जनता का संरक्षक बन गया। उनकी पत्नियों मीरा, सुमन और तारा ने नए सामाजिक कार्यक्रम आरंभ किए। उन्होंने शिक्षा के पक्के मकसद से एक विद्यालय स्थापित किया जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगवाए और गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनने की ट्रेनिंग दी। ये तीनों सेनाएं अब सिर्फ शाही परिवार की सहायक नहीं रहीं, बल्कि राज्य की रीढ़ बन गई। उनकी कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई कि कैसे व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद समाज को मजबूत किया जा सकता है। समय के साथ राज्य अमीर और समृद्ध हुआ। नए पानी के चैनलों ने खेती की उपज बढ़ाई, न्याय व्यवस्था ने भ्रष्टाचार घटाया और लोगों में आपसी भरोसा आया। तीनों भाइयों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। खासकर जयवीर, जिसने चोरों के गहने उठाने जैसी हरकत की थी, उसने इस अनुभव से यह समझा कि किसी भी उद्देश्य के लिए साधन नैतिकता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपने व्यक्तित्व में और भी निखार लाया। उसने यह सिद्ध किया कि ईमानदारी की शुरुआत अपने पाप मानने से होती है और उसे सुधारने से मजबूत बनती है। कई वर्षों के बाद जब राजा अमरजीत ने देखा कि राज्य को न्याय और न्याय प्रेम के रास्ते पर चलाना संभव हो गया है, उसने अपने शासनकाल का सबसे बड़ा पुरस्कार तीनों भाइयों को दिया। उन्हें राज्य का वह सम्मान और शासन के ऐसे पद दिए गए जिनमें वे अपनी अच्छाइयों का उपयोग कर सकें। वीरेंद्र ने गढ़ की सुरक्षा को सुव्यवस्थित किया, बलवंत ने कृषि और वाणिज्यिक नीति में सुधार किए और जयवीर ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना करवाई, जहां हर कस्बे का एक प्रतिनिधि न्याय सुनता और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होता। कहानी का समापन प्रेम, न्याय और पुनः स्थापना की भावना में होता है। पुरानी झूठी बातों और संदेह के बाद भी जब लोग सच परख करते हैं, समाज में भरोसा वापस आ जाता है। राजा ने अंतिम वर्षों में अपनी भूलों को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी ऐसा निर्णय तात्कालिक संदेह पर नहीं लेगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों की अगुवाई में राज्य एक स्वस्थ और समृद्ध समाज बन गया, जहां पिता की दी हुई शिक्षा, ईमानदारी, विनम्रता और परिश्रम वास्तविकता में फलित हुई। कहानी का मूल संदेश यही है, साहस और क्षमता जितनी महत्वपूर्ण है, उसके साथ ईमानदारी और नैतिकता भी उतनी ही जरूरी है। छोटी छोटी गलतियों के भी गहरे नतीजे हो सकते हैं, पर यदि आत्म पुनरावलोकन, पश्चाताप और सुधार हो तो किसी भी घाव का मरहम मौजूद है। वीरेंद्र, बलवंत, जयवीर और उनकी पत्नियां सब मिलकर उस कड़ी परीक्षा का सामना किए, जिनमें सत्य ने विजय पाई और राज्य के लोगों ने एक नए युग की शुरुआत की। कुछ महीनों बाद राज्य के उत्तरी छोर पर एक संकट आया। वहां एक पुराना दुर्ग था जिसमें खजाना रखा था, लेकिन अफवाह फैली कि कोई उसे लूटना चाहता है। राजा ने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से एक एक दिन उस किले की रक्षा करोगे। पहले दिन अर्जुन गया। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी गंध थी। उसने देखा कि दीवारों के पास कोई छाया हिल रही है, पर जब वो पास गया तो पाया वो कोई चोर नहीं बल्कि एक घायल सैनिक था जो शरण चाहता था। अर्जुन ने उसका उपचार किया और अगले दिन उसे दरबार भेज दिया। दूसरे दिन वीर गया। उसने देखा कि किले के भीतर किसी ने नकली चाबी बनाकर ताले में डालने की कोशिश की। वीर ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, पर जब उसने जांच की तो पता चला कि वह व्यक्ति असल में एक दरबारी लोहार था जो नए सुरक्षा ताले की जांच कर रहा था। वीर ने उसे दंड देने के बजाय सच सुनकर उसकी बात राजा तक पहुंचाई। तीसरे दिन तेजस गया। रात के तीसरे पहर उसने सुना कि कुछ लोग किले के पीछे की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने उन्हें रोक लिया। जब मशाल की रोशनी पड़ी तो देखा वे लोग उसी गांव के गरीब किसान थे जिन्हें किसी ने बहका दिया था कि किले में सोना बांटा जा रहा है। तेजस ने उन्हें मारने या पकड़वाने के बजाय समझाया, उनकी भूख मिटाई और कहा, अगर राज्य पर विश्वास रखोगे तो तुम खुद समृद्धि का हिस्सा बनोगे। पर
परीक्षा में सबसे कठिन यही थी, ये देखना कि कौन न्याय और करुणा दोनों का संतुलन रख सकता है। तीनों ने मिलकर ये साबित किया कि सच्चा रक्षक वही है जो केवल तलवार नहीं बल्कि विवेक का भी प्रयोग करे। तीनों भाइयों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हरितनगर अब हर्षांत राज्य के नाम से जाना जाने लगा, जहां न्याय, दया और परिश्रम एक साथ चलते थे। राजा वृद्ध हो चुका था और उसने कहा, अब मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिना पद के भी जनता के लिए खड़े रह सकें। उसने तीनों भाइयों को राज्य परिषद में सम्मिलित कर दिया। समय के साथ अर्जुन ने किसानों और वन समुदायों के बीच समरसता स्थापित की। वीर ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किए और अपराध को बिना हिंसा के रोकने की नीतियां बनाई। तेजस ने अनाथों और बुजुर्गों के लिए आश्रय गृह बनवाए और शिक्षा की व्यवस्था की। कुछ वर्ष बाद शांतिदान भी वृद्धावस्था में अपने बेटों से मिलने आया। उसने देखा कि तीनों अपने वचनों पर अटल हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन नहीं चाहिए था, बस यह दृश्य देखने की इच्छा थी कि मेरे वचन फले फूले। राज्य में हर वर्ष शांति पर्व मनाया जाने लगा, जहां लोग अपने श्रम, करुणा और सत्य का सम्मान करते। तीनों भाइयों की कथा आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने लगी कि अगर दिल में ईमानदारी और विवेक हो तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का राजा बन सकता है।